नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज स्वतंत्रता संग्राम की पारी को और आगे बढ़ाते हैं। आज़ादी के ट्रैक पर 1918 तक की यात्रा पूरी हो चुकी थी। गांधी जी के 3 लोकल आंदोलन आप लोगों ने पढ़े थे, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, मिल आंदोलन। तीनों में गांधी जी ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और तीनों की खास बात यही थी कि चंपारण गांधी जी का पहला आंदोलन है, अहमदाबाद दूसरा है और खेड़ा तीसरा है। हड़ताल का पहला प्रयोग उन्होंने अहमदाबाद मिल आंदोलन में किया, दूसरी बार खेड़ा में किया और तीसरी बार रॉबर्ट एक्ट के विरोध में करने जा रहे हैं। माना जाता है कि रॉबर्ट एक्ट का विरोध गांधी युग की शुरुआत है। हालांकि गांधी जी ने अपनी कुछ राजनीतिक पारियां खेली, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर ये उनका पहला नेशनल मैच था। तो क्या है रॉबर्ट एक्ट, क्या इसका इफेक्ट हुआ, कैसे कैसे प्रश्न इससे बनते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि गदर पार्टी ये भारत में जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ थीं, जिनको अंग्रेज आतंकवादी गतिविधियाँ कहते थे, इनको कमज़ोर करने के लिए, इनको दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कानून को तैयार किया। वो चाहते थे कि ऐसा कानून बने जिससे भारतीय लोग डरें, जितनी भी एक्टिविटी है वो कंट्रोल हो। तो उसी आधार पर सिडनी रोलट के नाम से कमेटी बनी और उसी के आधार पर एक कानून पास हुआ जिसको रोलट एक्ट कहते हैं। मार्च 1919 में ये कानून लागू हुआ और ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार का पूरी तरीके से मजाक करता है। हालांकि ब्रिटिश भारत में हमारे पास कोई ह्यूमन राइट्स नहीं थे, लेकिन कोई व्यक्ति अगर कहीं कुछ बात करता है, चलता है, घूमता है, अगर हमें संदेह हो गया, हमें मतलब अंग्रेज़ों को डाउट है, तो शक के आधार पर, संशय के आधार पर भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। और अपनी सफाई में ना तो वो कुछ कह सकता था, ना कुछ बोल सकता था, ना कहीं अपील कर सकता था। इसीलिए इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला काला कानून कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण हमने बताया था। आज हमें कोई अरेस्ट करता भी है तो अरेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम अपराधी हैं, वो तो न्यायालय तय करेगा। तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत होना हमारा मूल अधिकार है और अपने समर्थन में, अपने पक्ष में वकील करने का अधिकार है, दलील देने का अधिकार है, अपील करने का अधिकार है। यानी आज अनुच्छेद 22 में अपील भी है, वकील भी है, दलील भी है। हम ये भी कह सकते हैं कि अनुच्छेद 22 रोलट एक्ट के एंटी माना जाता है। इतनी सारी बातें हैं। तो थोड़ा इतिहास का भी फ्लेवर है, थोड़ा संविधान का भी फ्लेवर है। यही इस दोनों विषयों का एक मज़ा है, एक के साथ एक फ्री चलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज। इसके लिए जो समिति बनी उसका नाम है सिडनी रोलट समिति। इसी के नाम से इसका नाम पड़ा। ये लागू हुआ मार्च 1919 में। इसके कई उपनाम हैं, यानी इंग्लिश में कहें तो टाइटल्स हैं। इसको काला कानून कहते हैं। ब्लैक लॉ। इसी को बिना अपील, पहले वकील, फिर अपील और दलील वाला कानून। ठीक। जब ये कानून पास हुआ तो भारत में इसका विरोध हुआ। स्वाभाविक बात है, विरोध करेंगे ही। सबने अपने अपने स्तर से विरोध किया। जिसने भी विरोध किया जनरली प्रायः उसको गिरफ्तार ही किया गया। तो कुछ गिरफ्तारियां ऐसी थी जो नॉर्मल थी, जिनसे कोई ज़्यादा बात उभर के नहीं आई। जैसे जगह पे चलते हैं तो कुछ चलते हैं ऐसे हैं जिन धूली नहीं उड़ती है, और कुछ ऐसे चलते हैं कि जहाँ धूली उड़ती है तो उनका वो दिखता है कि कौन चल रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। तो जहाँ पर पॉइंट निकलते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ
घटित हुआ है, वही घटना है, वही इवेंट है, वही आपको याद रखना है। तो इस एक्ट के विरोध में, इस एक्ट का विरोध किसने किया और कहाँ किया? कौन व्यक्ति है, यानी पर्सन, और स्थान यानी प्लेस। ठीक। इस एक्ट का विरोध स्वामी सद्धानंद ने किया दिल्ली में। ये दिल्ली से संबंधित है। इसे क्वेश्चन बन सकता है, रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दिल्ली में, या दिल्ली में इस एक्ट का विरोध किसने किया? स्वामी सद्दानंद। और यहाँ एक और ख़ास बात आपको बताएं, स्वामी सद्दानंद ने ही गांधी जी को दिल्ली इनवाइट किया। जैसे राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण इनवाइट किया था, गांधी जी चंपारण पहुंच भी गए थे, वैसे ही दिल्ली राजधानी थी। गांधी जी के 3 आंदोलन सफल हुए थे, चंपारण से लेकर के खेड़ा। तो अब ये राष्ट्रीय समस्या थी, लोकल नहीं, राष्ट्रीय समस्या थी। और सद्दानंद को लगा कि गांधी जी अगर राजधानी से इसकी शुरुआत करें तो आंदोलन में एक जान आ जाएगी, वजन आ जाएगा। गांधी जी भी चाहते थे कि इससे दिल्ली से अच्छा मौका मिलेगा नहीं। तो सद्दानंद के इनवाइट करने पर गांधी जी दिल्ली की ओर रवाना हुए और अहमदाबाद से, हरियाणा के रास्ते से वो दिल्ली की ओर चले। और इसी बीच उन्होंने विरोध में अखिल भारतीय हड़ताल दिवस भी मनाया 6 अप्रैल को। लेकिन 8 अप्रैल को जब वो हरियाणा के पलवल में पहुंचे थे, वहीं पर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और गांधी जी का विकेट गिर गया और वो लंबी पारी नहीं खेल पाए। और इसी तरीके से सद्दानंद भी गिरफ्तार हो गए। तो इसी आधार पर मैटर भी बनाते रहिए, चीज़ों को समझते भी रहिए। तो सद्दानंद का संबंध है दिल्ली से विरोध में, और सद्दानंद ने ही, इसी में पॉइंट बना देता हूँ, गांधी जी को दिल्ली आमंत्रित किया। किसने? सद्दानंद ने। इनवाइट टू गांधी ये दिल्ली। ठीक। और अब हम आंदोलन में गांधी जी को ले आते हैं। गांधी जी के प्लेस की अगर बात करें तो गांधी जी का ये आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन था, एक अखिल भारतीय आंदोलन था। तो गांधी जी ने आंदोलन को पूरे भारत को प्रभावित किया। हालांकि शुरुआत उन्होंने अपने गुजरात से की और दिल्ली पहुंचते पहुंचते रह गए, लेकिन चूंकि आंदोलन ही राष्ट्रीय था, इसलिए गांधी जी के संबंध में यहाँ पर ये होना चाहिए कि ये उनका अखिल भारतीय आंदोलन, जैसे नेशनल मैच होता है। अब जरूर नहीं कि वो 50 ओवर खेले। देखा हुआ क्रिकेट में कोई खिलाड़ी आता है और एक ही बॉल पे आउट हो जाता है, तो वो उसका राष्ट्रीय मैच तो है। अब कितना उसका स्कोर है, कितने विकेट लिए, ये तो सेकेंडरी मैच है। एंट्री तो उसने की, टीम 11 में वो शामिल तो था। तो ये चीज़ यहाँ पर भी है। रॉलेट का विरोध एक राष्ट्रीय आंदोलन था, इसका असर पूरे भारत में था। तो गांधी जी का ये आंदोलन था। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर, ये गांधी जी का पहला अखिल भारतीय
राष्ट्रीय आंदोलन। फर्स्ट ऑल इंडिया नेशनल मूवमेंट। गांधी जी का था। और मैंने आपको बताया था कि हड़ताल का प्रयोग गांधी जी ने इसमें किया। तो अपने आंदोलन को चलाने के लिए गांधी ने अपना तरीका अपनाया और हड़ताल का फिर तीसरी बार प्रयोग किया। लेकिन ये चूँकि राष्ट्रीय आंदोलन था तो यहाँ पर हड़ताल का पहला राष्ट्रीय प्रयोग किया। तो यहीं से एक अगला पॉइंट बनेगा, पहली बार फर्स्ट टाइम स्ट्राइक का राष्ट्रीय प्रयोग। फर्स्ट नेशनल यूज ऑफ स्ट्राइक, हड़ताल का राष्ट्रीय प्रयोग किया पहली बार। और कब किया? 6 अप्रैल 1919। गांधी ने कहा कि हर व्यक्ति जो जहां है हड़ताल करे और इस आधार पर हड़ताल की हैट्रिक पूरी हो जाती है। वो मैंने बताई थी पिछले क्लास में। सबसे पहले अहमदाबाद मिल, फिर खेड़ा और फिर रॉलेट एक्ट। तो हड़ताल का लगातार 3 बार, 2 बार लोकल लेवल पर, 1 बार नेशनल लेवल पर प्रयोग किया। लेकिन आंदोलन और आगे करने के लिए गांधी जी दिल्ली की ओर एंट्री की। इधर हड़ताल हुई और इसी बीच गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। और कब अरेस्ट किया गया, कहाँ पर अरेस्ट किया गया, ये भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इसी पॉइंट पर आगे बढ़ जाते हैं। इतना समय हटा देता हूँ तो आपको दिखेगा नहीं, उसी की जस्ट आगे आप हो जाइएगा। 8 अप्रैल 1919 ये वो दिन है जिस दिन गांधी जी अरेस्ट हुए। क्यों हुए? इस एक्ट के विरोध में। और कहाँ हुए? पलवल, हरियाणा। दिल्ली जाते समय, ठीक। तो 8 अप्रैल को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई पलवल, हरियाणा में। इस तरीके से सदानंद ने दिल्ली में गांधी जी को इनवाइट किया। गांधी जी दिल्ली तो नहीं पहुंचे लेकिन पलवल से जेल जरूर पहुंच गए 6 अप्रैल को। तो यही पॉइंट टू पॉइंट आपको क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन आ जाए कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी को किसने बिहार में आमंत्रित किया? तो आंसर होगा राजकुमार शुक्ल, ठीक। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी को दिल्ली किसने इनवाइट किया? सदानंद। क्वेश्चन को घुमा देते हैं। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी को किसके द्वारा इनवाइट किया गया और सदानंद ने किसको इनवाइट किया? ठीक, ये सारे बात क्वेश्चन बनते हैं। पर ये ध्यान रखना है कि जो संबंध गांधी जी का चंपारण में राजकुमार शुक्ल से है, वही संबंध सदानंद का गांधी जी से रॉलेट एक्ट के विरोध में दिल्ली से, ठीक। बाकी 6 अप्रैल को हड़ताल होती है, 8 अप्रैल को गांधी जी अरेस्ट होते हैं। होते कहाँ हैं? पलवल में। तो इस तरीके से इस छोटे से सेक्शन से 10-12 अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। बस एक बार आप समझ लें, उसी तरीके से नोट्स को टू द पॉइंट में लिखते भी चलें, समझते भी चलें, तो हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। तो आने वाले सभी परीक्षाओं में चीज़ें आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, थ्योरी वाइज पढ़ें, स्टेटमेंट जिसमें खूब डिटेल दिया हो। फिर जब पढ़ेंगे और समझेंगे तो वही चीज़ें याद रहेंगी जो पूछी जाती हैं। वो सारी चीज़ें हम पहले से छन्नी से छांट कर आपको दे रहे हैं जिससे आपका समय बचे।
अब आगे और बढ़ते हैं। वैसे जगह जगह विरोध हुआ, जैसे लखनऊ में भी विरोध हुआ, इलाहाबाद में भी विरोध हुआ। तो इलाहाबाद हुआ, लखनऊ हुआ, गोविंद बल्लभ पंत, मोतीलाल नेहरू, इन सभी लोगों ने विरोध किया, गिरफ्तारियां भी दी, लेकिन उनकी गिरफ्तारियों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, चीज़ें सामान्यतः नॉर्मल रहीं। लेकिन अब हम आगे चलते हैं अमृतसर। अमृतसर में दो लोकप्रिय नेता थे जो दिल्ली से भी संबंधित थे, लेकिन मूलतः वो पंजाब के थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। हमको नहीं लगता कि कोई बच्चा नहीं जानता है। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, द फेमस लीडर ऑफ अमृतसर पंजाब, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो इनको छुड़ाने के लिए ही जलियांवाला बाग में एक मीटिंग की गई। उसके बाद जो हुआ वो आप जानते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन लोगों का संबंध है अमृतसर से। अमृतसर यानी पंजाब, और इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद जो घटना घटती है उसी का नाम है जलियांवाला बाग। तो रोडेक्ट जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से जलियांवाला बाग शुरू होता है, और जहाँ से जलियांवाला बाग ख़त्म होता है वहाँ से खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। खिलाफत आंदोलन की अंतिम परिणति अशोक आंदोलन में हो जाती है। अशोक आंदोलन का जो रिएक्शन होता है उसे स्वदेशी स्वराज पार्टी बन जाती है। तो इतिहास में क्या है, आगे चलते भी चलो, पीछे झांकते भी चलो और आगे ताकते भी चलो, कदम से कदम मिलाते रहो, ज्ञान गंगा बहाते रहो। तो जैसे स्वेटर में आप देखते होंगे फंदे बिनते हैं, तो आप उंगली कभी ले जाते हैं, फंदा पकड़ते हैं, फिर खींचते हैं, फिर फंदा। तो हर विषय की एक बुनाई होती है, ये बुनाई सिद्धांत है। चीज़ों को समझें, उनको मत है, और अपने तरीके से उनको व्यवस्थित करें, क्योंकि ये भी एक मैनेजमेंट है, और चीज़ें अगर व्यवस्थित हैं तो वो आपके लिए भी आसान। तो यहाँ से हम एक नई हेडिंग डाल देते हैं, इवेंट ऑफ जलियांवाला। जलियांवाला की इवेंट काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है, और बचपन से आप हाई स्कूल, इंटर, और ज़रूरी नहीं कि आप एकेडमी लेवल पर देखें कि नागरिक होने के नाते जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है तब हम राष्ट्रीय प्रेम से भरे होते हैं। हर नागरिक का एक कर्तव्य है राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के जो मूल क्षण हैं उनको याद रखें, उनको सहेज के रखें। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो सेनानी हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनके लिए हम श्रद्धांजलि दें। तो ये नहीं कि केवल 15 अगस्त 26 जनवरी को ही ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, तो वो उनका रोल हमेशा रहेगा। आज हम स्वतंत्र भारत में खड़े हैं क्योंकि भगत सिंह जैसे कितने लोग फांसी पर झूल गए, लक्ष्मीबाई जैसे कितने लोग लड़ते लड़ते शहीद हो गए, और तात्या टोपे जैसे जाने कितने लोग फांसी पर हंसते हंसते झूल गए। तो इसीलिए वो दिन, जिस दिन हमें उनको महत्व देना है, वो पर दिन है, पर डे है, लेकिन 15 अगस्त जो कि हम आज़ाद हुए उसकी मेमोरी में इसको हम मनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग इवेंट घटना 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग राज्य सबको पता है पंजाब में, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल
लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1919 का जो भारत है इनके नाम था। और चूंकि घटना ये पंजाब में घटी, तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो माइकल ओडायर थे। जैसे आज हर राज्य में गवर्नर होता है, वैसे जो ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद था जो गवर्नर से अटैच था। जैसे आज हर राज्यपाल राष्ट्रपति से जुड़ा है, तो प्रशासनिक व्यवस्था लगभग वही है। और जलियांवाला बाग में जो ब्रिगेडियर थे, या कह सकते हैं जिनके हाथ में जिनको टीम दी गई थी, जिन्होंने फायरिंग की, तो जिन्होंने इनके आदेश को फॉलो किया वो थे जनरल डायर। यहाँ पर ये इसलिए मैंने बताया कि दो डायर हैं, डायर ऑर्डर टू डायर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर थे, और जो उस टुकड़ी के अध्यक्ष थे वो थे ब्रिगेडियर जनरल डायर। और माइकल ओडायर ने आदेश दिया कि एक भी बुलेट खाली नहीं होनी चाहिए, मतलब आप सभी राउंड फायरिंग करें और भारतीयों को सबक सिखा के आए। अच्छा, अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा था कि घटना इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। उनको लगा कि भारतीयों की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, तो जो इस बात इनको एक सबक सिखाया जाए। लेकिन जनरल डायर ने विवेक को साइड में रख दिया और अंधभक्ति की माइकल ओडायर की। उसका नतीजा क्या मिला? हजारों लोग शहीद हो गए। एक प्री प्लान मर्डर था जिसके घाव अभी तक नहीं सूखे पंजाब के कई घरों में। तो ये सब उस समय की चीज़। अब कारण क्या था? कारण मैंने अभी बताया, रॉलेट एक्ट का विरोध। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, जलियांवाला की घटना क्यों हुई, तो सबसे पहले ना रॉलेट एक्ट बनता, ना लोग इसका विरोध करते, ना जगह जगह गिरफ्तारियां होती, ना अमृतसर में सत्यपाल और किचलू भी गिरफ्तार होते। तो अमृतसर में चूंकि गिरफ्तारियां हुई, इन लोगों को अरेस्ट किया गया, तो अमृतसर वाले लोगों ने ये कहा कि हमारे लीडर्स को आप आज़ाद करें, फ्री करें। और उन्हीं की आज़ादी के लिए बैसाखी के दिन ये मीटिंग रखी गई। तो ना एक्ट बनता, ना विरोध होता, ना मीटिंग होती, ना ये कांड होता। तो इसका मेन कारण है डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी। गांधी की गिरफ्तारी का इससे कोई संबंध नहीं। तो जलियांवाला बाग घटना का मेन कारण है सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी। और गिरफ्तारी क्यों हुई, उसकी वजह है रॉलेट एक्ट का विरोध। प्रश्न दो तरीके से बन सकते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए किसी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ, तो हम इसी में एरो लगा देते हैं। मतलब है वो घटना इसी से जुड़ी है, इस पॉइंट आप बना दीजिए। डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू यानी सैफुद्दीन की गिरफ्तारी। के विरोध में ठीक। इस मीटिंग को जो लोग लीड कर रहे थे उनके नेता थे हंसराज। बैसाखी का दिन था और ये शुरू हुआ। इस घटना के जो बैठक हुई थी यानी मीटिंग के प्रमुख
या लीडर हंसराज। ठीक, दिन था बैसाखी का, वो बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब आते हैं इवेंट पर। इस घटना में कितने लोगों की जानें गई? जानों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक ही गेट था और जनरल डायर ने, ब्रिगेडियर ने उस पूरी एरिया को कवर कर लिया, तो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। आज भी दीवारों पर वो निशान हैं जो फायरिंग की क्रूरता को बताते हैं। एक कुआं था जो बीच में था, तो अपने को बचाने के लिए लोग कुएं में ही कूद गए, तो कुआं ही लोगों से भर गया, लाशों से पट गया। यानी कह सकते हैं कई हज़ार लोग दबे होंगे, हज़ारों से अधिक जाने गई होंगी। पंजाब के हर घर में कोई ना कोई जख्म मिले होंगे। लेकिन जब इसकी जांच समिति बनाई गई, हंटर कमेटी, तो अंग्रेज़ों ने आंकड़ों में काफ़ी ज़्यादा छेड़खानी की, लीपापोती की। उनके अनुसार टोटल मर्डर ऑफ इंडियंस हैं 879, यानी 879 लोग, यानी बिलो 100, जबकि संख्या इससे भी ज़्यादा थी। और इसीलिए हंटर कमेटी के पक्षपातपूर्ण रवैया के कारण भारतीयों ने अपनी खुद की कमेटी बनाई, जिसका नाम है तहकीकात कमेटी, जिसको मालवीय समिति भी कहते हैं। तो दो समितियां इसमें आपको मिलेंगी। इतना मैं हटा देता हूं। कुल हत्याएं, टोटल मर्डर 879 अंग्रेजों के द्वारा। जो रिपोर्ट जारी की गई थी, इस घटना का जो विरोध किया वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुल के किया। जिसने भी सुना वो भौचक्का रह गया। गांधी जी जेल में थे, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी लोग थे, मतलब काटो तो खून नहीं। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है कोई बस का या ट्रेन का, तो हम लोग इतने ज़्यादा मानवीय हैं, इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि सोचते होंगे कि कैसे लोगों ने उसको फेस किया होगा। यहाँ तो बात एक दो की नहीं, हजारों की थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में नाइटहुड या सर की टाइटल वापस की। बिल्कुल वैसे वापस की जैसे एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में मिस्टर अय्यर, एस सुब्रमण्यम अय्यर ने वापस की। तो ये मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर हम कोशिश करते हैं। तो इसके विरोध में आर.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नाइटहुड या सर की उपाधि वापस की। रिटर्न। रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज नाइटहुड टाइटल by opposing of जलियांवाला इवेंट। और ऐसे ही अय्यर ने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी में लौटाई थी। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले सेक्शन पर, इंक्वायरी कमेटी। दो इंक्वायरी कमेटी बनी, एक हंटर कमेटी, दूसरी है मालवीय कमेटी। जिसको कहा जाता है तहकीकात
समिति। नाम से लग रहा है कि एक के अध्यक्ष मिस्टर हंटर हैं और एक के अध्यक्ष मिस्टर मालवी हैं, और ये भी लग रहा है कि हंटर कमेटी एक ब्रिटिश कमेटी है और मालवी कमेटी एक इंडियन भारतीय कमेटी है। भारतीयों को कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका रीजन मैंने बताया था कि हंटर कमेटी ने जनरल डायर को दोषी पाया, लेकिन जनरल डायर ने यही कहा कि हम तो आदेश के गुलाम हैं, जो हमसे कहा गया मैंने वही किया। तो माइकल ओडायर की गलती थी, लेकिन वो ब्रिगेडियर के मत्थे मर दी गई। तो जनरल डायर को भारत से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन जब वो लंदन में गए क्या, गया कहो ज़्यादा अच्छा, सम्मान देना हम भी नहीं चाहते। तो ब्रिटिश जो काउंसिल है लंदन की, तो वहाँ पर उनके हीरो बन गए, जैसे भारत में क्या कारनामा करके आए। और ब्रिटिश काउंसिल में जनरल डायर को एक टाइटल दिया गया, द लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, क्योंकि शेर जैसी भारतीय दिखाई। और उनके सम्मान में उनको तलवार भेंट की गई, द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, सम्मान की उपाधि। तो जब ये होगा, सपोज करिए कोई आपको मारता है और वो गलत है, हम उसको सजा दे देते, लेकिन बाद में उसका मेमोरेंडम किया जाए, तो ये हमारे जले पर नमक के समान है। तो जब ऐसा हुआ पक्षपात, तो भारतीयों ने मिलकर के मालवी कमेटी बनाई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सप्रू, गांधी जैसे कई लोग थे। और इन्होंने कहा कि ये एक पूर्व नियोजित घटना है और इसके लिए अंग्रेजों को जब अपना कह सकते हैं कि जो उन्होंने किया है वो मानना चाहिए, और इसकी अपनी जो नैतिक, जो कह सकते हैं गलती है, इसको स्वीकार करें। अंग्रेज मानने वाले नहीं थे, तो ले देकर के लीपापोती हुई और घटना धीरे धीरे क्लोज हो गई। तो जनरल डायर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। अब आते हैं माइकल ओडायर पर। तो इससे संबंधित जितनी भी छोटी छोटी घटनाएं हैं, कुछ आज की हैं, कुछ आगे की हैं। तो बदले की आग तो सबको थी, तो उसी में एक नाम आता है सरदार उधम सिंह का। उधम सिंह ने कसम खाई थी कि इस डायर को नहीं छोड़ूंगा, तो इसीलिए उन्होंने माइकल ओडायर को मारने का प्लान बनाया। लेकिन सफलता उनको बहुत बाद में मिली, कोई बात नहीं, मिली तो 1940 में लंदन में उन्होंने माइकल ओडायर की हत्या की। बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया, फांसी भी हो गई, लेकिन वो फांसी एक पुरस्कार के समान थी। तो यहाँ पर आगे जब आप पढ़ेंगे क्रांतिकारी घटनाएं, तो किस क्रांतिकारी का संबंध किसके मर्डर से है। जैसे भगत सिंह हैं तो सैंडर्स हैं, मदन लाल ढींगरा हैं तो वायली हैं, कन्हारे हैं तो जैक्सन हैं, खुदीराम बोस हैं, प्रफुल्ल चाकी हैं तो किंग्सफोर्ड के मर्डर से संबंधित हैं। तो उसी में एक नाम ये भी जुड़ जाएगा। क्योंकि बात यहाँ जलियांवाला बाग की है, तो इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, तो हम इसी में एक पॉइंट जोड़ देते हैं। माइकल ओडायर की हत्या, मर्डर लंदन में 1940 में सरदार उधम सिंह द्वारा, और फिर इनको फांसी हुई। इसको भी इसी में
पेस्ट कर दें। इस तरीके से ये घटना भी आपकी कंप्लीट। और ब्रिगेडियर की अगर बात करें, उससे पैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी अगर दिमाग में है कि पता नहीं आ जाए तो मैं मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि अब नया टॉपिक शुरू करना होगा। खाली अगर जनरल डायर आए तो इसको कहा गया ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। काम तो गीदड़ का किया, लेकिन अंग्रेजों के लिए ये शेर जैसी बहादुरी किया। ये इनका एक उपनाम है, इनको एक टाइटल मिला, और इनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, सम्मान की तलवार का पुरस्कार मिला। ये दो बातें डायर के पक्ष में जाती हैं। अब आगे चलते हैं। अब अगले क्लास में आप क्या पढ़ेंगे, ठीक, आप ये पढ़ेंगे, हर भारतीय चाहता था कि अंग्रेजों का विरोध किया जाए, क्योंकि काम ही ऐसा था। तो जो क्रांतिकारी वर्ग था वो भी, और जो सामान्य वर्ग थे वो भी, लेकिन सही मंच, सही प्लेटफार्म नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि गांधी जैसे लोग जेल में थे और बहुतों को हमने खोया था। घाव ताज़ा ताज़ा था, लेकिन और नए घाव के लिए बहुत लोग तैयार नहीं थे, लेकिन दबे कुचले आंदोलन चल रहे थे। तो सबसे पहले जो शुरुआत थी वो एक मुस्लिम आंदोलन से होती है, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में मैंने जब आपको लखनऊ अधिवेशन पढ़ाया था तो तुर्की देश या टर्की देश को अंग्रेजों ने जीत लिया था, और उसके जो बादशाह थे वो पूरे विश्व के मुस्लिमों के धर्मगुरु या खलीफा कहलाते थे। लेकिन टर्की अभी पूरी तरीके से स्वतंत्र या आज़ाद नहीं हुआ था, इसलिए उसकी जो एरिया थी वो सीमेंट के कुछ हिस्से में रह गई। तो भारत में इसके विरुद्ध कई आंदोलन चलते रहे। तो इधर जब जलियांवाला बाग की घटना घटी तो खिलाफत का मुद्दा फिर एक बार हावी हो गया, जो बाहर से भारत में आया। तो सबसे पहले शुरुआत खिलाफत से हुई। अब यहाँ खिलाफत आंदोलन तो है, लेकिन इसका जो रीजन जलियांवाला बाग ना होकर के लिबर्टी ऑफ तुर्की है। तो ये एक मुस्लिम आंदोलन है, हालांकि हिंदू लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया, लेकिन ना के बराबर। अब हमें बदला लेना है अंग्रेज़ों से जलियांवाला के खिलाफ, लेकिन जो आंदोलन चल रहा है उसका रीजन, उसका मोटो क्या है, तुर्की को आज़ाद करो, खलीफा को करो। तो जाहिर बात है कि जो एनर्जी है वो डाइवर्ट हो जाएगी। तो इसका साफ साफ मतलब है कि खिलाफत आंदोलन बहुत लंबा नहीं चल पाया। गांधी जी जब जेल से रिहा हुए तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया नवंबर 1920 में, और दिल्ली खिलाफत सम्मेलन के गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। रोड एक्ट के विरुद्ध गांधी जी दिल्ली नहीं जा पाए, लेकिन अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ उसके वो अध्यक्ष बने। जो गांधी जी के जाने से लोगों ने गांधी जी को ही अध्यक्ष बनाया। ये हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए वो जरूरी था। बाद में फिर इसका अगला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ 2020 में, नवंबर 19 में इसका सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। 2 सम्मेलन हुए। तो इलाहाबाद में गांधी जी ने कहा कि अगर अंग्रेज़ों का विरोध करना है तो हमें खिलाफत का जो टैग है बोतल के ऊपर से वो हटाना पड़ेगा और एक नया रेपर लगाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति अंग्रेज़ों का विरोध करे, हिंदू भी करें, मुस्लिम भी करें, और इसके लिए जो रीजन होना चाहिए वो ऑथेंटिक होना चाहिए, जो सबको प्रभावित करे, सब उससे प्रभावित हों। वो रीजन क्या था? जलियांवाला बाग, जो क्रांतिकारी थे उनकी समस्याएं। रीजन तो बहुत थे, हर व्यक्ति के अंदर गुस्सा भरा था, बस सही प्लेटफार्म चाहिए था। तो गांधी जी ने कहा कि अब वक्त आ गया, हमें असहयोग का उपाय करना पड़ेगा। असहयोग एक अस्त्र है, इसका प्रयोग करना पड़ेगा। असहयोग का मतलब है विरोधी चीज़ों का हम सहयोग नहीं करेंगे। और इलाहाबाद खिलाफत सम्मेलन में असहयोग शब्द सबसे पहले उन्होंने प्रेजेंट किया, और इसी आधार पर खिलाफत आंदोलन ही असहयोग आंदोलन में कन्वर्ट हो जाता है।
और जब अशोक आंदोलन शुरू हुआ या होने वाला था तो गांधी जी का बहुत लोगों ने विरोध किया। उसमें एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर भी गांधी जी ने आंदोलन को चलाया। अशोक आंदोलन एक मील का पत्थर है, एक लंबा आंदोलन चला 1920 से 1922 तक। एक पल को लगा कि हम वास्तव में आज़ाद कहीं हो ना जाएं। जिस आज़ादी एक्सप्रेस को गांधी जी चला रहे थे तो लगा कि अब तो हम पहुंच ही जाएंगे, कि गांधी जी अच्छे ड्राइवर हैं। लेकिन अचानक चेन पुलिंग कर दी किसी ने। वो चेन पुलिंग क्या है? चौरी चौरा। और गांधी जी को गुस्सा आई और उनको अपने आंदोलन में इस तरीके की हरकतें पसंद नहीं है, खून खराबे वाली। उन्होंने आंदोलन रोक दिया और तुम्हारे हवाले ट्रेन साथी। गांधी जी जेल में चले गए। आंदोलन 3-13 हो गया, फैल गया, बिखराव आ गया। यही सारी बातें बता रही। यानी अब धीरे धीरे क्लाइमैक्स बढ़ता जाएगा और आज़ादी और नज़दीक होती जाएगी। तो अगली क्लास का इंतजार करें। सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।